हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो लेक्चर्स। पिनाकल वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिटी में हमने ऑलरेडी कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। लास्ट क्लास में हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इस क्लास में भी कुछ हम सोर्सेस ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आई होप यू पीपल आर पुटिंग द एब्सोल्यूट एफर्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए अगर एक्स फोर्स की ज़रूरत है तो अनलेस एंड अनटिल यू मेक दैट एक्स फोर्स वो बॉडी मूव नहीं करेगी। किसी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। जब तक आप वो हार्डवर्क नहीं करोगे आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। सो अपने तरफ से आप अपनी पूरी एफर्ट लगाइए एंड रेस्ट एश्योर्ड वी एट पिनाकल आर हेयर टू हेल्प यू। हम लोग आपकी चीज़ों को, आपके एग्ज़ाम को, आपकी मेहनत को थोड़ा कम तो जरूर कर देंगे। सो आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग आवर लेक्चर्स। 6500 MCQ के वीडियो लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ राइट मल्टीपल टेस्ट। आप टेस्ट जरूर लिखें। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे आपका जो इवेल्युएशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए बातें आगे करेंगे फिर से, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिटी सेक्शन के जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और 25 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है ये। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में अपने स्टूडेंटों को बताया हूं कि जब भी कोई प्रश्न आए आपको जो कीवर्ड्स हैं उस पर ध्यान देना है। यहां पे कीवर्ड्स क्या है? जुडिशियल रिव्यू, राइट। उसके बाद कीवर्ड क्या है यहां पे? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे देश में जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है और एक और जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का क्या कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझते हैं। जब भी कोई कानून हमारे देश में बनता है तो अगर उस कानून में कोई भी त्रुटि हो या कोई भी इस तरह की कमियां रह गई हों जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लॉ को, उस एक्ट को जिसको संसद ने या किसी और राज्य के विधान परिषद या विधान जो बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो बनाती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कहता है? दैट एक्ट इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जो मैं आपके सामने लिखा हूं। जब भी कोई कानून में जो कोई कमियां रह गई हो या कोई मिस इंटेंशन के साथ उस लॉ को बनाया गया है तो उसका कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो। सुओ मोटो का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप उस लॉ को रिव्यू कर सकती है और उस रिव्यू करने के बाद उस लॉ को क्या डिक्लेयर करेगी? नल एंड वॉइड। मतलब वो कानून परमानेंटली डिलीट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। इसी फीचर को किस देश से लिया गया है यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और अमेरिका। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर ये आपको बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो आपका लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से ये जो प्रोविजन है वो लिया गया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा लॉ जो कानून के अनुसार नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। मतलब उस कानून को खारिज कर देती है, उस कानून को खत्म कर देती है। और ये जो पावर है हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस
कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, फिर स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, एंड द फाइनली एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तीनों इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस देश से लिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल है, जैसे किसी देश में वित्तीय आपातकाल आ सकती है, जैसे कि फाइनेंस की बहुत कमी हो जाएगी, पैसे की बहुत कमी हो जाएगी, तो उस समय उस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है, उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं सब्सटेंशियली। मतलब आपको इतना पैसा दिया जाएगा उस दौरान जिससे आपका भरण पोषण हो सके, लेकिन आपकी जो सैलरी है, जो एग्जैक्ट सैलरी आपको मिलती थी, उसमें कटौती की जा सकती है। उससे क्या होगा कि देश की जो वित्तीय स्थिति है उसको फिर से इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं: कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यस, द राइट आंसर इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? याद रहेगा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो वित्तीय आपातकाल का प्रोविजन है वो लिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of residual power in Indian Constitution has been taken from the Constitution of, ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो किसी स्पेसिफिकली किसी बॉडी को नहीं दी जाती है। जैसे मान लो किसी स्टेट के पास या सेंटर के पास स्पेसिफिक मेंशन नहीं हो, वो जो है वो रेसिडुअल पावर है। वो स्पेशल पावर्स होते हैं रेसिडुअल पावर्स। वो पावर जो होता है वो किसके पास है? तो वो होता है सेंटर के पास। जनरली जो मेन पावर यूनिट होता है किसी देश का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रेसिडुअल पावर होता है। तो क्या क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, हमारे देश में भी रेसिडुअल पावर का प्रोविजन है, और इस प्रोविजन को किस देश से बोरो किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान या यूएसए। यस, टेल मी द राइट आंसर। रेसिडुअल पावर का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हो सकता है एग्जांपल रेसिडुअल पावर का? अगर मैं कहूं कोई ऐसा पावर बताइए जो केवल सेंटर के पास है, तो क्या एग्जांपल होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज अ काइंड ऑफ रेसिडुअल पावर, इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल पावर। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। यस, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविजंस लिया गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पॉलिटी के आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स और लिस्ट, इस सेक्शन को अब हम डील करेंगे। इसके पहले हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं। जब आप टेस्ट लगाओगे, जो हमने टेस्ट डिजाइन किया है आपके लिए, अगर उस टेस्ट को भी आप लगाओगे तो उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं और इसमें हमने डाले हुए हैं जो कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी बुक है 6500 और ये जो वीडियो लेक्चर्स है और जो टेस्ट है, अगर इन तीनों को कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसका जो जीएस में स्कोर होगा वो आपके कंपटीटर से बहुत अच्छा होगा। ये तो आई कैन एश्योर यू। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर जनरली अच्छा होगा। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को के वीडियो लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए। आइए अब आर्टिकल और शेड्यूल के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
Which articles of the Constitution separates the judiciary from executive? Yes, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, separation of power. Separation of power is a very beautiful concept. This concept it itself is a solution for many problems which could arise between executive and judiciary. बहुत सारे समस्याएं जिसकी उत्पत्ति हो सकती है उसका ही समाधान है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कौन करता है, ये आपको बताना है। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? ठीक है, जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है इन दोनों को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल में चीजें मेंशन है। वो आर्टिकल बात करता है कि देयर शैल बी अ सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेट जुडिशरी, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसको 50-50 के नाम से याद कर सकते हैं। 50-50 मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीचों का जो सेपरेशन है उसको आर्टिकल 50 के थ्रू 50-50 किया गया है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को आप याद करके एनालाइज करके याद कर सकते हो, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो अगर आप इस कुछ हैक्स नहीं इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें आसानी से याद हो नहीं पाएंगी। ठीक है, इसलिए इस सब चीज़ों को इस्तेमाल करके और ऐसे क्वेश्चंस को याद करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which articles of the Constitution of India authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in a specific category of matters? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारे देश के राष्ट्रपति को ये ऑथोरिटी देता है कि जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइजेस, जब भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जहां पे कानून के बारे में हमें लगे कि ये क्या है, कानून सही है या गलत है, या कोई ऐसा फैक्ट हो जो राष्ट्रपति को, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको लगे कि नहीं इसमें मैं कंफ्यूज हूं, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि मुझे इसको, इस विषय पे आप एडवाइस करो। ठीक है, और जो एडवाइस होता है सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको बता दूं, दैट इज नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग का क्या मतलब है? मतलब कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुप्रीम कोर्ट का सुझाव दिया कि हाँ सर ऐसे से ये होगा, ऐसे करना है, तो वो बाइंडिंग नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानना ही है। दैट इज नॉट बाइंडिंग, दैट इज एन ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज अप टू मी, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको मानूंगा कि नहीं मानूंगा। और ये जो प्रोविजन है किस आर्टिकल के थ्रू है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 आर्टिकल पड़े हैं, आप बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 43। और आर्टिकल 43 में क्या है? इट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट ही अपना ओपिनियन जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। सो इट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ गया, आर्टिकल 143 डील्स करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which articles of the Constitution of India mentions that business in Parliament shall be transacted in Hindi or English?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हर एक चीज़ को मेंशन किया है, डील करता है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो संसद में कामकाज होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। यस, विच इज़ दैट आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट दिस प्रोविजन? तो इट इज़ आर्टिकल 120। इट इज़ 120। और संसद में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी इसके बारे में आर्टिकल 120 में जो है चीज़ें वो मेंशन है। आर्टिकल 120 टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आपको याद रहेगा आर्टिकल 120 यूजेस, आर्टिकल 120 टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस टू बी यूज इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 120 याद रहेगा। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300A? ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आर्टिकल 300A के अंतर्गत कुछ राइट्स मेंशन है, आपको बताना है कि वो कौन से राइट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? ये कौन सा अधिकार है जो आर्टिकल 300A के अंतर्गत मेंशन है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एजुकेशन। यस, यस, इसका जो राइट आंसर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसने कुछ क्रांतिकारी काम किए थे। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट हैज रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम 44वां संवैधानिक संशोधन जब आया तो उसने जो संपत्ति का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट मतलब अभी की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ मूल अधिकार, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसके को हटाने के बाद एक और आर्टिकल जो हटा वो हटा आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 दोनों को रिमूव कर दिया गया। बोथ आर्टिकल्स हैव बीन रिमूव्ड and instead of these articles a new article, article 300A has been inserted inside the constitution। संविधान में 44वां संशोधन करके आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 91 सब क्लॉज F को रिमूव कर दिया गया जो कि एक मूल अधिकार का पार्ट हुआ करता था, और उसको हटाने के बाद आर्टिकल 300A को ऐड कर दिया गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हट गया और यहां पे आ गया तो ये क्या हो गया? नाउ इट इज ए लीगल राइट। नाउ इट इज ए लीगल राइट। ठीक है, ये कानूनी अधिकार रह गया और ये फंडामेंटल मूल अधिकार नहीं रह गया। अब आप पूछोगे कि सर मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? देखिए, जब ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो मान लो कि गवर्नमेंट को आपकी लैंड की ज़रूरत है, आपके पास लैंड है, गवर्नमेंट को ओवरब्रिज बनानी है, तो आपकी लैंड की ज़रूरत है, चूंकि ये जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट था तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में चले जाते थे। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया और गवर्नमेंट को लैंड नहीं मिल पाया। उससे बहुत सारी समस्याएं होती थी डेवलपमेंट के केस में। जनरली ये चीज़ें जो थी वो इंदिरा गवर्नमेंट के समय होती थी, तो उसी समय ये अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि कम से कम जो अधिकार है ये संपत्ति का, इसको फंडामेंटल राइट मत रखिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट होने के कारण हमें डेवलपमेंट में बहुत सारा इशूज़ आ रहा है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसी एक्ट के थ्रू संशोधन करते हुए
आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया और इसको मूल जो अधिकार था उससे इसको वंचित किया गया और इसको एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार के रूप में अब जानने लगा गया है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर आर्टिकल 300। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 301 प्रश्न आते हैं बार बार। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस संशोधन के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मूल अधिकार से हटाया गया है, तो वो याद रखेंगे आप लोग 44th। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following articles of the Constitution of India deals with amendment in the Constitution? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? Which of the following articles of the Indian Constitution deals with amendment in the Constitution? जो संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस आर्टिकल में ये सब चीजें मेंशन है। यस, तो राइट आंसर इज 368, आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20। आर्टिकल 368 of part 20 talks about amendment in the constitution। ठीक है, आर्टिकल 365 बात करता है इफ ए स्टेट फेल्स टू comply सेंटर डायरेक्शन। ठीक है, आर्टिकल फेल्स टू कंप्लाई सेंटर डायरेक्शन। ठीक है, सेंटर जो भी बात कहती है क्या उसको स्टेट मानता है या उसको स्टेट फेल करता है, उसकी बात करती है। और आर्टिकल 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 55 कहता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, मतलब भारत गवर्नमेंट का, भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इंटरनल एग्रेशन से और एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों से, मतलब स्टेट के बाहर से कोई एग्रेशन होता है या स्टेट के अंदर भी कोई इंटरनल एग्रेशन होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है सेंटर स्टेट को। दिस हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 355। ठीक है, क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सीधा से पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, ये आपको बताना है। यस, प्लीज टेल मी द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स? यस, it is part 3, it is part 3। clear? part 4 we had discussed already, DPSP, directive principles of state policy। part 6 is state, ठीक है, and part 9 is पंचायत। ठीक है, क्लियर? जब भी मैं प्रश्न कराऊं या जब भी आप भी प्रश्न करें तो एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन के साथ बाकी अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं आपको, उसको भी आप लोग ध्यान से करें। ठीक है, जब भी आप प्रश्न करें, लास्ट ईयर के पेपर्स करें, तो एक तो आपको पता चल गया। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में एक सक्सेसफुल में और एक अनसक्सेसफुल में यही डिफरेंस होता है। एक जो लड़का या जो भी एक स्टूडेंट है, जो भी एक एस्पिरेंट है जो सक्सेसफुल होगा, उसमें क्या है कि वो इस आंसर के बाद इसको अगर नहीं पता है तो ये भी पता करेगा कि ये तीनों जो हैं वो किस सब्जेक्ट को डील करते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो प्लीज एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड, प्लीज इसको फॉलो करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए सक्सेस जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं, ये आपको बताना है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। जब हमारा संविधान सभा
ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। उसके बाद में एक कमेटी गठन हुई, उसने रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद जाके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, तो आपके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। yes it is 51A, it is 51A। article 51A talks about fundamental duties। ठीक है, और fundamental duties was added on the recommendation of स्वरण सिंह कमिटी। स्वरण सिंह कमेटी, ये भी याद रखना है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो उसको आप लोग याद रखना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 1976। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो हैं टोटल 11। इसके बाद जब ऐड किया गया था तो टोटल 10 थे, 10 + 1, एक और ऐड कर दिया गया। ठीक है, वो ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट से। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन लाके और एक और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड कर दिया गया। और वो क्या है, जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया वो क्या है, वो है कि एवरी पेरेंट्स शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल तक जो भी बच्चे हैं उनको उनके माता पिता या गार्जियन ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें वो लोग फॉर्मल एजुकेशन ले पाएं। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट अ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ। बहुत खूबसूरत एक वर्ड है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझेंगे चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे जिससे हमें आगे प्रश्न में दिक्कत नहीं हो। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बात कहता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और एनी ऑफ देम। ये आपको आर्टिकल बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस ओनली का क्या महत्व है। यस, व्हाट इज दैट आर्टिकल? द आर्टिकल इज आर्टिकल 15। डू यू रिमेंबर, एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, आर्टिकल 15। हाँ, एक मूवी आई थी, शायद अंशुमन खुराना की मूवी थी वो मूवी का नाम था आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, ओनली मतलब केवल इस ग्राउंड पे, मतलब इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे और कौन सा ग्राउंड हो सकता है जिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? जैसे क्या ले सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको? जैसे बैकवर्डनेस, अगर बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, तो ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा, जैसे हमारे गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, अलग अलग सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाता है। उस पॉलिसी का जो मूल आधार है वो यही है कि जिस सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो
बैकवर्ड है, वो कहीं ना कहीं जो मूल डेवलपमेंट का रूट है उससे पीछे रह गया है, ठीक है, उसको उस धारा में बराबर का अधिकार देने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है। और उसका आधार क्या है, वो है बैकवर्डनेस। ये बैकवर्डनेस देखो यहाँ नहीं भी मेंशन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट सेल नॉट, तो यहाँ हो जाएगा स्टेट सेल डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। तो पिछड़ापन के आधार पे तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रिजर्वेशन भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्टेट का हर एक सिटीजन एक मूल धारा में के प्रवाह में बराबर चले, ठीक है। अगर कोई पीछे छूट जाता है तो ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साथ लाने की, ठीक है। तो आपको अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैं इतने अच्छे से बताया हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पे जन्म हुए उसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे स्टेट्स को लेके स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। जो भी स्टेट पीछे रह जाता है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनते हैं, जो कि उसको भी एक मूल धारा में लाया जा सके, उसकी भी डेवलपमेंट है, बाकी वैसे देशों के स्टेट के साथ जिसकी डेवलपमेंट अच्छी है उसको बराबर रखा जा सके। आपको बताना है कि सिक्किम को लेके वो कौन सा स्पेशल प्रोविजन है। यस, सिक्किम। What would be the right answer? The right answer is Article 371F. Article 371 talks about a special provision of Sikkim. तो बेसिकली आर्टिकल 371 में 11 स्टेट्स के बारे में प्रोविजंस है, ठीक है। 11 स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 11 स्टेट्स 6 आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आउट ऑफ दिस 11 6 आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। स्पेशल प्रोविजन का पर्पस मैंने बताया है कि हमारे कंट्री में स्पेशल प्रोविजन का इसलिए पर्पस है कि कोई भी स्टेट जो डेवलपमेंट की स्पीड है उससे पीछे न रह जाए, या बहुत सारे स्टेट में जैसे कि ट्राइब्स रहते हों या ऐसे प्रजातियाँ रहते हों जिसकी संरक्षण बहुत जरूरी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टेब्लिश्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी भी स्टोरी हम लोग थोड़ी देखेंगे, लेकिन अभी आर्टिकल को पहले पहचान लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है। यस, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 338, ठीक है। आर्टिकल 338 टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। वहीं पे एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 338A talks about National Commission for Scheduled Tribes. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 338A जो है उसकी बात करता है। अच्छा, 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है, और वो क्या करता है, वो दो आर्टिकल बनाता है, वो एक 338 और एक 300A, और दोनों SC/ST के जो कमीशन है उसको अलग कर दिया। मतलब 2003 के पहले ये जो कमीशन था दोनों सेम थे, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST प्रायर टू 2003। 2003 के बाद इस दोनों कमीशन को अलग अलग कर दिया गया है और दोनों के लिए एक सेपरेट आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 338A इज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आर्टिकल 338 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट।
ठीक है, क्लियर रहेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको बताना है। मैग्ना कार्टा, पार्ट 3, 2, पार्ट 6 और पार्ट 4। सो 1215 में किंग जॉन जो थे वो इंग्लैंड थे। ही एग्रीड टू सर्टेन सेट ऑफ राइट्स, इन्होंने दिया था प्रेसिडेंट को, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चूंकि 1215 में दिया गया था, बहुत पहले दिया गया था, तो इस राइट का अपना महत्व है। इसलिए भारत में कुछ सर्टेन राइट्स हैं जिसको मैग्ना कार्टा के नाम जानते हैं। तो आपको बताना है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, कौन से राइट्स। मैग्ना कार्टा आप समझ गए कि 1215 में किंग जॉन जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने कुछ राइट्स जो थे अपने सिटीजन को दिए थे, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से हम जानते हैं। और भारत में वैसे ही कुछ राइट्स हैं जिनको हम मैग्ना कार्टा भी कहते रहते हैं। आपको बताना है कि वो कौन से पार्ट के राइट है। 3, 2, 6 और 4। तो बेसिकली इट इज फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और आपको पता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? 1215 में किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए थे जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। वो राइट्स जो थे वैसे ही राइट्स इंडिया में फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के समक्ष रखते हैं और उसको भी हम लोग मैग्ना कार्टा कई बार कह देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से राइट्स हैं जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं या कौन से पार्ट हैं, तो पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। Which of the following directs the state to provide equal justice and free legal aid? Equal justice and free legal aid. This is the term where we have to concentrate. यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। Which of the following directs the state to provide equal justice and free legal aid? मतलब स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का जो निर्देश है वो भारतीय संविधान के किस सेक्शन में दिया गया है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बताइए। 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में ये दिया गया है, स्टेट को बोला गया है कि आप इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिकली इट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 39A, under article 39A, which talks about the state shall put endeavor to provide equal justice and free legal aid. ठीक है, equal justice and free legal aid, राइट, क्लियर है। और ये क्या है पार्ट 4? मैंने आपको पहले बताया, पार्ट 4 इज डीपीएसपी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पे भी तो स्टेट को कहा जाता है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दोगे। और डीपीएस में भी स्टेट को ही कहा जाता है कि आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराओगे, आप पंचायती राज करोगे, ठीक है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे। तो कई बार ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल। मतलब अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आपका होता है तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट।
लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू डू दीज सर्टेन थिंग्स इन फेवर ऑफ द सिटीजन, अगर कोई भी राज्य उसको करने में फेल होता है तो आप न्यायालय को अप्रोच नहीं कर सकते। मूल अधिकार के उल्लंघन में आप कर सकते हो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन अगर होता है तो आप नहीं कर सकते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एस्टेब्लिश द प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है, ये आपको बताना है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो आर्टिकल है जो शिक्षा का अधिकार देता है, ये आपको बताना है। यस। यस, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था 2009 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही हमारे संविधान में इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसको डाला गया था, आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। और राइट टू एजुकेशन को है, इसको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार बनाया गया है। अब आपको ये बताना है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी कमिटी है जिसके रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 21A को संविधान का पार्ट बनाया गया, फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर हो जाएगा तपस मजूमदार कमेटी। तपस मजूमदार कमेटी, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, जो प्रोविजंस है, इसको मूल अधिकार बनाना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 21A जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत मेंशन है। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में। ठीक है, ये भी क्लियर है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which of the following articles of the Constitution gives the right to consult a legal practitioner of one's choice? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने की अधिकार देता है? अपनी पसंद की, वो कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि कोई भी सिटीजन अपनी पसंद के वकील से कंसल्ट कर सकता है उस केस में जब उसको कानूनी सहायता की या सलाह की जरूरत पड़े? बताइए, ये 4 आर्टिकल है, 19, 21, 22 और 20। तो आर्टिकल 22 जो है वो इस बात को कहता है, वो प्रोटेक्शन देता है एक सिटीजन को, और आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता है कि देयर इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ क्यों लिखा सर्टेन केसेस, इसकी जगह मैंने ये क्यों नहीं लिखा ऑल केसेस? अब मान लो कि आप में से कोई जाके कोई वैसा कार्य कर दे, है ना, आप जैसे आपने यू हैव वेज्ड अ वार अगेंस्ट द स्टेट, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर दिया जो कि पनिशेबल है, उस केस में आपको प्रॉपर फ्रीडम नहीं दी जा सकती है। आपको फ्रीडम तो है उस केस में भी, लेकिन वो प्रॉपर फ्रीडम नहीं हो सकती है कि आप एकदम वकील से कंसल्ट ही करो। ठीक है,
तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया, इसलिए सर्टेन कैसे लिखा जाता है। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि विच, अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि कौन सा आर्टिकल ये चीज़ बात करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल है 22। आर्टिकल 22 जो है वो ये अनुमति देती है कि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने एक जो आपके फेवरेट वकील हैं, जो जिससे आप कंसल्ट करना चाहते हो लॉ मैटर पे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इट इज मेंशन दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब उसके उल्लंघन हो तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, और वहीं पे जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके उल्लंघन पे आप न्यायालय जा सकते हो। एक आर्टिकल है जो इसके बारे में एक्सप्लिसिटली बात करता है कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है, वो कौन सा आर्टिकल है। प्लीज आइडेंटिफाई दैट आर्टिकल। 37, 40, 38 या 39? It is very easy question. That article is Article 37. Article 37 is the right answer. ठीक है, clear? Next question. Which articles of the Constitution of India provides for the power to the President to convene a joint sitting? This is the key word, a joint sitting of the both houses of the Parliament. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कानून पे बहुत सारे ऐसे जो विषय होते हैं जिस पे विवाद हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे इशू एराइज होते हैं जहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत होती है। तो इसको क्या है, इसको जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसको बुला सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक आर्टिकल में मेंशन है। वो आर्टिकल कौन सा है, वो अनुच्छेद कौन सा है जो इसके बारे में बात करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, या वो बताना है 331, 105, 108 या 85? बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 108। आर्टिकल 108। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि द ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाई जाती है उसका प्रिजाइड कौन करता है। जैसे लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा में अगर स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर करते हैं। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग जब होगा तब कौन करेगा? तो यहाँ पे कई बार गलती से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो प्रेसिडेंट लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। प्रेसिडेंट सिटिंग को कभी भी प्रिजाइड नहीं करता है, वो हमेशा करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही इस ज्वाइंट सिटिंग को, जिसको राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाते हैं, उसको वो प्रिजाइड करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 331 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 331 टॉक अबाउट रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जब ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था हमारे देश पे, तो जो ब्रिटिशर्स आके इंडियन वुमेन से शादी करते थे और उनके बाद जो उनके बच्चे होते थे, तो उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते थे। ठीक है, जब भारत आज़ाद हो गया तो वैसे बहुत सारे लोग इंडिया में ही रह गए, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझी कि जरूरी है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 331 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 331 के अंतर्गत वो रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ये एहसास हुआ कि ये जो रिजर्वेशन है इसको अब नहीं देना चाहिए। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया, और इसी एक्ट के थ्रू SC ST के लिए 10 ईयर की जो रिजर्वेशन है और वो बढ़ा दी गई। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which articles of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of state? संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार के काम काज के संचालन से संबंधित है?
वो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सरकार के काम काज के बारे में बात करता है, ये आपको बताना है। पार्ट आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो इट इज पार्ट 6, यूनियन गवर्नमेंट इज पार्ट 5, ठीक है। डीपीएसपी पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, सिटीजनशिप पार्ट 2, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। आर्टिकल 165, 163, 166, 164। Yes, the right answer is 166. 166। आर्टिकल 166 जो है, अनुच्छेद 166 जो है, इट टॉक्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। और आर्टिकल 165 जो है, इट टॉक्स अबाउट एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है आर्टिकल 165, ये भी आपको याद रखना है। 164 टॉक अबाउट अदर प्रोविजंस एज द मिनिस्टर्स, जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं इसमें। अदर प्रोविजंस ऑफ स्टेट, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, एडहॉक जजेस इज द की। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक की ढूंढना है। यहां पे क्या की है, यहां पे की है एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? कोरम, स्ट्रेंथ। जब भी किसी बेंच का स्ट्रेंथ पूरा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अधिकार होता है कि कुछ एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट द कोरम कैन बी मेट एंड हियरिंग कैन बी डन, ठीक है। तो ये कोरम जो है, ये जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि मान लो कि कोई एक बेंच है, वहाँ पे 7 जजेस बैठते हैं, अगर 7 में से 6 ही जजेस वहाँ पे अगर अवेलेबल हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ये एडहॉक जजेस आप समझ गए, एडहॉक जजेस क्या होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की से संबंधित है। इसके बारे में भी एक आर्टिकल में मेंशन है, आपको बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है। यस, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट एडहॉक जजेस। यस, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 127। 127। जब भी कोरम में कमी होती है तब इन एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि प्रेसिडेंट करता है, ये इस तरह से प्राइम मिनिस्टर करता है, तो वो गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेशन क्या होता है? बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, समर सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, ठीक है। ऐसे सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, वो जो रोज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं उसी को सेशन कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो सेशन की बात करता है। यस, आर्टिकल 85, 89, 90 या 101। यस, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 टॉक्स अबाउट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपको आर्टिकल याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution of India declares that the seat of Supreme Court is in Delhi? सुप्रीम कोर्ट का जो सीट होगा, जो बेंच होगा, जो बैठेगी, वो दिल्ली में बैठेगी। इसके बारे में एक आर्टिकल में मेंशन है। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया है कि हर एक प्रोविज़न, हर एक चीज़ हमारे संविधान के अनुच्छेदों में मेंशन है। तो आपको ये बताना है कि ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच दिल्ली में होगा, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको बताना है। 31, 30, 32 या 29।
29, 30, 31, 32। यस, यस। So the right answer is Article 130. Article 130 talks about the seat of the Supreme Court that shall be in Delhi. ठीक है, क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट, दिल्ली में होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्टिकल्स 263, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये एग्जाम में मैंने कई बार देखा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इन चारों में से किसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 263? यस, आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? यस, टेल मी द राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्टिकल 263 में इन चारों में से किस बॉडी के बारे में बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है उसके बारे में अनुच्छेद 263 में मेंशन की गई हैं बातें। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन भी कई बार आप देखे होंगे, ये इंटर स्टेट काउंसिल वाला, ये कई बार एग्जाम में मैंने देखा है कि रिपीट होकर भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो प्लीज़ आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है, आपको गलत नहीं करना है। इंटर स्टेट काउंसिल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which articles of the Constitution of India provides equal protection of the law and equality before the law? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के सम्मान, संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ होगा वो हर एक इंसान को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, किसी को कम प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए क्या कहता है? प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का सामान्य संरक्षण, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के सामने हर एक इंसान क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये। बताइए, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस प्रोविजन? आर्टिकल 30, आर्टिकल 42, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 14। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दीज प्रोविजंस? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि देयर शैल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, कानून का सम्मान, संरक्षण और कानून के सामने हर एक आदमी बराबर होगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 है जो पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, वो इसकी बात करता है। आई होप दीज लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छे से आपको पॉलिटी समझ में आ रही होगी। आई श्योर यू कि मैं आपकी पॉलिटी की जो भी MCQ है वो बहुत अच्छे ढंग से करा दूंगा। प्लीज़ बी विथ मी और रिविज़न करते रहिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ डू मल्टीपल रिविज़न ऑफ बुक्स, एंड इस वीडियो को भी आप जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा होगा। और इसके अलावा जो मैं एक चीज़ हर एक अपने स्टूडेंटों को रिक्वेस्ट करता हूँ और पर्सनली मैं उनको कहता भी हूँ, उनको गाइड करता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक टेस्ट सीरीज। आप जो टेस्ट सीरीज है उसको करें, यू मेक यूज़ ऑफ टेस्ट सीरीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं से टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पोर्टल में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको जहाँ से करना है आप टेस्ट सीरीज कीजिए। लेकिन टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं करोगे तो आपका अपना इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, और जब इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा तो चीज़ें आपके लिए उतना पॉजिटिव साबित नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम लोग सेकंड अगले लेक्चर में मिलेंगे बेहतरीन पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ। तब तक प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।